हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये बताइए सबसे पहले तो एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। अभी आप बोलेंगे बहुत बढ़िया मैम। आई मीन आपको कभी भी कोई ये क्वेश्चन पूछेगा ना कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है, तो आप उसे यही बोलते हैं कि अच्छी चल रही है, हम लोग अच्छा कर रहे हैं। बट डीप इनसाइड आप लोगों को पता है कि आप लोग कंफ्यूज्ड हैं इस समय, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप किससे जाकर पूछें कि भाई हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग तैयारी कैसे करें। हमें नहीं पता चल रहा है कि हमें रिवीजन करनी कैसे है। हमें कोई भी रास्ता जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। काइंडली गाइड अस, क्योंकि एवरी सेकेंड पर्सन इन योर लाइफ इज आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन। और तैयारी कैसे चल रही है, और तैयारी कैसे चल रही है, और बस आप यही बोल रहे हैं गुड। सो यही है इस वक्त आपकी लाइफ का बिगेस्ट क्वेश्चन आप लोग जानते हैं। इस वक्त यही चल रहा है दैट हम लोग रिविजन कैसे करें ये रिविजन नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज हमें कोई बता दो। सो आई एम हेयर टुडे ओनली टू टेल यू कि आप लोग अपनी रिविजन कैसे कर सकते हैं, एंड दैट टू आप उस रिविजन मेथड को अडॉप्ट करते हुए अपने बेस्ट मार्क्स कैसे ला सकते हैं, 100% कैसे ला सकते हैं, 95 98 कैसे ला सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, आपके डिवोशन पे डिपेंड करेगा कि आप कितने परसेंट मार्क्स लाओगे। मैं कह देती हूँ कि आप 100% ले आएंगे, ये देख लीजिए, आप 100% ले आएंगे, वो कर लीजिए। मतलब करना तो आपको है ना। सो सबसे पहला स्टेप टुवर्ड्स रिविजन इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं। तो डिटर्मिनेशन के बिना, एक दृढ़ निश्चय के बिना आप रिवीजन नहीं कर सकते हो, आप नहीं ला सकते हो वो बेस्ट स्कोर जो आप कभी ड्रीम करते हैं। ऐसे सोचना ना कि मुझे 100 ऑन 100 आ जाए, मुझे 95 आ जाए, मुझे 98 आ जाए, सोचना बहुत इजी है, लेकिन उस सपने को सच करना उतना ही टफ है। तो अगर आप अपने सपने को सच करना चाहते हैं, अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, बेस्ट मार्क्स लाना चाहते हैं, जैसे मार्क्स आप चाहते हैं वैसे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो डिटर्मिनेशन रखिए, पूरा दृढ़ निश्चय कीजिए हार्डवर्क करने का, मेहनत करने का। अब रिवीजन कैसे करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग उस स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो रिवीजन करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने आप को डिवाइड करना होगा विद ऑनेस्टी इनटू ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप्स बना सकती हूँ। कौन कौन से? एक ग्रुप तो हो गया इंकी, दूसरा हो गया पिंकी, और तीसरा हो गया पॉन्की। बड़ा सुना है ना तुम लोगों ने, इंकी पिंकी पॉन्की। बस अब टाइम है अपने आप को डिवाइड करने का इनटू इंकी पिंकी एंड पॉन्की ग्रुप, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और सच्चाई रखना इस बात में। हम लोगों को किसी को नहीं दिखाना है, हमें अपने आप को दिखाना है कि हम कहाँ पे बिलोंग करते हैं, हम कहाँ पे लाए करते हैं असली में। झूठ नहीं बोलना है। मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, ऑनेस्टी से अपने आप को आंसर कीजिएगा। अब ये है क्या, अब जो मैंने कैटेगरीज डिवाइड करी है आपके लिए, इंकी पिंकी पॉन्की, इसका क्या मीनिंग है? इंकी वाले बच्चे तो भैया वो हैं जिनका 100% सिलेबस जो है एक बार हो चुका है, उन्हें पता है पूरा सिलेबस क्या है, वो एक बार अपना 100% ऑफ द सिलेबस गो थ्रू हो चुके हैं। दे आर डन विद एवरीथिंग वंस ओनली। ओके, अब दूसरे आए पिंकी वाले। अब ये पिंकी ग्रुप के बच्चे कौन हैं? जिन्हें पता तो है सिलेबस क्या है, दे नो द सिलेबस, बट देर आर सम कंफ्यूजन्स। लेकिन कुछ कंफ्यूजन्स है, कुछ पार्ट्स नहीं आते हैं, या फिर अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए हैं। एक बार में जो पूरा सिलेबस है, एक बार जो पूरा सिलेबस है वो नहीं निकला हुआ है हाथ से, तो कंफ्यूजन्स हैं अभी।
और तीसरे आ गए हमारे पॉन्की ग्रुप वाले बच्चे, जिन्हें पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है भाई, आज तक कभी किताब को हाथ नहीं लगाया, नहीं जानते भी एक्चुअल पूरे सिलेबस में क्या है। यहाँ अभी शर्माने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप हैं, मैं है, ठीक है, आप हो, मैं हूं, हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे आपकी कैटेगरी को और आपके ही अनुसार आपका रिवीजन स्कीम तैयार करेंगे। हमें किसी के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अपने लिए पढ़ना है। अगर आप अपने लिए पढ़ना चाहते हो तो सच्चाई रखना, अपने लिए पढ़ना चाहते हो अपने ग्रुप को पहले डिफाइन कर लो, इंकी में हो, पिंकी में हो या पॉन्की में हो, उसी हिसाब से रिवीजन स्कीम को फॉलो करना, तभी वो फायदा देगा, वरना यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला है। सच्चाई है सबके पास। आर यू ऑल लॉयल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी यस जो है लिखकर भेज दीजिए, लाइक को प्रेस कर दीजिए तो मुझे पता तो चले कितने बच्चे ने देख लिया ये चीज। लाइक जरूर प्रेस कीजिए, कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए दैट यस वी हैव डिफाइंड आवर ग्रुप विद कंप्लीट ऑनेस्टी, पूरी ऑनेस्टी से हमने डिफाइन कर लिया। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं फिर आपके साथ ये देखने कि हमें कैसे रिवीजन करनी है अपना बेस्ट स्कोर अचीव करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले इंकी ग्रुप के साथ, इंकी ग्रुप वाले बच्चे। अब क्या करना है आप लोगों ने, आपने करनी है फास्ट ट्रैक रिवीजन। अब ये फास्ट ट्रैक रिवीजन क्या होती है, देखो आपने 100% ऑफ द सिलेबस एक बार कर लिया है, यू आर डन विद इट, राइट। अब वो दोबारा से एक एक लाइन, एक एक पेज को पढ़ने का मौका नहीं है। फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहिए, फास्ट ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या किया, आप लोग अपना मान लो फर्स्ट चैप्टर ही रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मैं साइंस की बात कर रही हूँ, या फिर कोई भी, मतलब कि मैं एग्जाम्पल साइंस की ले रही हूँ, चीज कोई भी हो सकती है, यू आर डूइंग विद योर फर्स्ट चैप्टर, है ना। अब आप फिर से दोबारा से फर्स्ट पेज पे वही 1 to 1 लाइन पढ़ना शुरू करेंगे एंड ज्यादा नहीं 10 मिनट बाद आप लोग बोर होने वाले हो, और एक बार तुम लोग बोर हो गए ना, तुम लोगों ने बुक्स बंद कर देंगे और वहां पे सारा काम ही खराब हो जाएगा। सो फास्ट ट्रैक रिविजन, फास्ट ट्रैक रिविजन का मतलब है दैट यू हैव टू पिक ऑल योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको फर्स्ट निकालने हैं। जैसे हमने पहला चैप्टर खोला, अब आपको पहला चैप्टर खोलते ही पता है दैट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, देन डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, पता है ना, मेन पूरा चैप्टर इसी को लेके चल रहा है, जानते हो इस चीज को। तो आपने क्या करना है, विदाउट जस्ट रीडिंग द इंट्रो एंड एवरीथिंग, क्योंकि अब हमें को पता है कि अगर मान लो मुझे ये क्वेश्चन आ भी गया कि केमिकल रिएक्शन होने के क्या क्या, आपको वहां पे कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो गया, आपको पता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें होती हैं, वो चीज आपको ऑलरेडी पता है। सो गो फॉर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट। कॉम्बिनेशन उठाया, उसके जितने अच्छे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है सारे लिख लिए, नोट कर लिए, वहाँ पे जो हाईलाइटेड एरिया है आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। तो आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन करनी है। फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हुए आपको बनाने हैं माइंड मैप्स। अपना माइंड मैप क्रिएट करते जाइए कि लाइक यू हैव टेकन अ पेज, आपने उस पर लिख लिया, देख एक शीट ले लिया आपने, उस पर लिख लिया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सभी मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स लिख ली हैं, ठीक है। उसके बाद जितनी उसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती जा रही हैं सारी, आप इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को लिखते जाओगे और इस तरह से आपका फास्ट ट्रैक रिविजन है वो होगा। अगर आपको लगता है आपको अच्छे से माइंड मैप नहीं बनाने आते हैं, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी जिसमें आपको मैं सिखाऊंगी कि आपको माइंड मैप कैसे बनाना है, लेकिन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। देन वंस यू आर डन विद द फास्ट ट्रैक रिविजन, आपने अपनी फास्ट ट्रैक रिविजन कर दी, आपने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना है अपने हार्ड टॉपिक्स को रिवाइज करना है। मतलब जब आप पढ़ रहे हो, यू आर ऑन द फास्ट ट्रैक रिविजन, ठीक है। मान लो मैं रिवाइज कर रही हूँ, मुझे लगता है फिर मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में जाके मुझे अकरेंस ऑफ मेटल वाला टॉपिक है वो टफ लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको दोबारा से रिवाइज करूँगी अच्छे से। कैल्सिनेशन पढ़ा, रोस्टिंग पढ़ा अच्छे से
मैंने, ठीक है। जितने भी केमिकल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जा रहे हैं उसमें से थर्मिट प्रोसेस आई, उसको दोबारा से देखूंगी, ठीक है। फिर जो हमारे पास रिफाइनिंग का प्रोसेस है कैसे हो रहा है, मैं उसकी डायग्राम दोबारा से बना कर, मतलब जो टॉपिक मुझे हार्ड लग रहा है मैं उसे अच्छे से दोबारा रिवाइज करके मैंने यहाँ पे टेस्ट लेना है। दिस इज द प्रो टिप। आपको टेस्ट लेना है, टेस्ट ही आपको क्लियर करेगा दैट आपको वो चीज आ गया है अच्छे से या आपको नहीं आया। यू have to take the test. Once you have taken the test, अब आपको लगता है yes I am done with it, अब मुझे ये हार्ड नहीं लग रहा है, then आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं टॉपिक में से क्वेश्चन किस तरह से आएगा उसको समझने में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, अब उठाओ सैंपल पेपर। पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, सैंपल पेपर अब उठाओगे तो क्या होगा, जो आपका पूरा सब्जेक्ट है उसके बिल्कुल ही मिक्स्ड क्वेश्चंस जो है आपके सामने आएंगे। अब ये नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड है, थर्ड है, पूरा सिलेबस है, पूरे सिलेबस में से आपका सैंपल पेपर आप रिवाइज कर रहे हो तो आपके रैंडमली जो है जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें प्रैक्टिस करते जाओगे। जब आप रैंडम प्रैक्टिस पे आ जाते हो तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि आप कहाँ पे रुक रहे हो, कहाँ पे अभी भी आपको जो है वो थोड़ी हार्ड आपको फील हो रहा है कि मुझे यहाँ से टफ लग रहा है। तो सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके फायदे क्या हैं, आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, और रैंडमली जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको पता रहता है कि आप किस टॉपिक में स्ट्रांग हो और किस टॉपिक में वीक हो। जहाँ वीक हो मार्क करो, दोबारा रिवाइज करो, इम्प्रूव करो, ठीक है। और तीसरी चीज, आप टाइम बाउंड हो जाते हो। आप जो एग्जाम में एकदम से जाके देखोगे अच्छा भाई ये है क्वेश्चन पेपर, अच्छा इसे 3 घंटे में पूरा करना है, तो वो तो मुश्किल ही है ना। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इतनी लेंथ में मुझे क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है और इसे मुझे 3 घंटे में पूरा करना है। तो वो प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए। Then once you are done with it, then most importantly आप लोगों के लिए, आप लोगों ने अपना जो फोकस है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट से नहीं लूज करना है। ये नहीं हो कि पूरा का पूरा आप लोग अपना सब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, असर्शन रीजन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को अफेक्ट करेगा। हमें पता है ना कि जब हमारा एक नंबर भी कम होता है, आधा नंबर भी कम होता है, तो दुखता है यहाँ से, भाई क्यों ये कम हो गया, काश की मतलब यहाँ से हम लोगों ने कर लिया। तो वो काश का मौका आप लोगों ने नहीं देना है। समझ पा रहे हो इस चीज को? आपको वो काश का जो मौका है वो नहीं देना है। यू हैव टू प्रैक्टिस योर ऑब्जेक्टिव पार्ट एज वेल, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि वो देखो ये है कि जब भी हम लोग सैंपल पेपर भी करने जाते हैं ना, हम कई बार ऑब्जेक्टिव पार्ट को छोड़ लेते हैं और हम इंटरेस्ट रहता है कि क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे हैं, तो हम क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। तो वो चीज नहीं करनी, आपको बैलेंस मेंटेन रखना है। इक्वली आपको आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट पर भी ध्यान देना है, एंड डेफिनेटली आप लोग बड़े ही आराम से अपना डिजायर्ड स्कोर जो है अचीव करोगे। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पिंकी ग्रुप की तरफ। तो पिंकी वाले बच्चे क्या करेंगे, हमें पता है सिलेबस क्या है, हमें पता है कि यहाँ पे हमें कुछ कंफ्यूजन्स हैं या हमने एक बार अच्छे से अपनी रिवीजन अभी तक नहीं करी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ अप्रोच लेकर जानी है। हार्ड टॉपिक पहले पिक नहीं करना है डीमोटिवेशन गेन करने के लिए। पहले भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स उठा के बैठ जाओगे, उसके रिएक्शंस देखोगे कि भाई क्या हो रहा है, ये मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। इट इज गोइंग टू ब्रिंग यू दैट सम अमाउंट ऑफ डीमोटिवेशन, जिसकी वजह से आप अपना जो है इंटरेस्ट उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में इवन लूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें हमारे मन को टिकाना है, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें इंटरेस्ट पैदा करना है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, टुवर्ड्स द टॉपिक, हमें एक डिटर्मिनेशन गेन करनी है। तो इसलिए हम लोग इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स से कभी भी इजी टॉपिक की तरफ नहीं आना है। पहले इजी टॉपिक लो, ठीक है। अपने लिए शॉर्ट टारगेट्स लगाओ। शॉर्ट टारगेट्स लगाने का मतलब क्या है, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर पिक किया, अब आपने अपने माइंड में करना है कि अच्छा ठीक है, अब मैं फर्स्ट चैप्टर करने वाला हूँ, मैंने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है मुझे पता है, लेकिन अभी मैं फर्स्ट चैप्टर में क्या करूँगा, दैट जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना, 15 है 20 है, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मैंने सारे एक पेज पे लिख लेने हैं, और मैंने एक पेज पे लिखने के बाद मैंने उनको रिवाइज करना है। जैसे आपको पता है अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, उसमें लेड नाइट्रेट की डीकॉम्पोजिशन, फेरस सल्फेट की डीकॉम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया,
उसमें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ये सारे कितने इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट में वहाँ पे CuSO4+Fe वाला रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, बेरियम सल्फेट वाला हो गया, ठीक है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट वाला रिएक्शन हो गया। कितने सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना, आपको पता है। तो आपने अपने आपको एक शॉर्ट टारगेट देना है कि मैंने एक पेपर लेना है, उस पेपर पे फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ रहे हैं मैंने सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखने हैं और उन्हें अच्छे से रिवाइज करना है कि मुझे कोई मैं सोया हुआ है, मुझे हिला के सोए पड़े को उठाकर भी बोले भाई भाई ये वाला रिएक्शन बोल फर्स्ट चैप्टर का, तो मुझे आता हो, मुझे इस तरह की तैयारी करनी है। तो कितना टाइम लगेगा भाई वो रिएक्शंस को करने में? तुम्हें 15 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा। बट जब तुमने अपना पहला टारगेट कंप्लीट कर लिया, पहले चैप्टर के भाई तुमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कर लिए, सो इट विल गिव यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मोटिवेशन कि तूने पहले चैप्टर में से देख कितना इंपॉर्टेंट कर लिया। तो मोटिवेशन आएगी, ज़्यादा बॉडी में डोपामाइन जो है रिलीज होगा, तुम्हें मोटिवेट करेगा, इंटरेस्ट पैदा होगा तुम्हारा, ठीक है। ये कर लिया, अब इसके बाद तुम कहोगे भी चलो ठीक है मैं NCERT में जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं अब मैं उसे कर लेता हूँ। पहले चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हैं मैंने वन शॉट वीडियो में करवा रखी हैं, उसका लिंक मैं तुम लोगों को दे देती हूँ, तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा ना। सारी एक्टिविटीज़ तुम्हारी हो गई, अगेन मोटिवेशन आ गई भाई ठीक है मैंने एक्टिविटीज़ भी कर ली हैं। तो जब तुमने एक्टिविटीज़ कर ली, जब तुमने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कर लिए है ना, तो उसके बाद जो NCERT वाले क्वेश्चन आंसर है वो तुम्हें टफ नहीं लगने वाले हैं। फिर उसके बाद तुमने उठानी है अपनी NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है, ईजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हुए फिर तुमने क्या उठानी है, NCERT एग्जाम्पलर उठाओगे, उसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब जहाँ पे तुम लोगों को कंफ्यूजन रह गई होगी कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अच्छा इसका आंसर ये है, NCERT एग्जाम्पलर तुम लोगों की वो क्लियर कर देगी। तो ऐसे ही तुमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर करते जाना है, इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना है और तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा और तुम खुद चाहोगे पढ़ना, तुम खुद बैठना चाहोगे, सिटिंग देना चाहोगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। वंस यू आर डन विद इट देन उसके बाद ये तुम्हें मेहनत से करना है, जल्दी करना है, अभी इतना टाइम भी नहीं बचा है हमारे पास एग्जाम्स में, तो हाथ तेज भी चलाना है, ठीक है। इसके बाद यू हैव टू हाईलाइट योर हार्ड टॉपिक्स। अब मुझे यहाँ से हार्ड लग रहा है भाई, मुझे कैल्सिनेशन रोस्टिंग नहीं समझ में आया, फिर मेरा तो हार्ड टॉपिक है, मैंने उस पर टिक लगा लिया। तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती पता क्या है कि तुम लोग टिक लगा लेते हो, कोई स्टार मार्क कर लेगा या फिर कोई और साइन सा हम लोग लगा लेंगे कि ये हमें ना टफ लगता है। पर तुम एक बार खुद सोच के देखो, जब तुम धीरे धीरे करते करते पूरी अपनी बुक को फिनिश करोगे तो वहां पे कितने ऐसे स्टार मार्क्स आ जाएंगे। तो मिलते हैं कभी कि कहाँ से हमें कंफ्यूजन थी, वो नहीं मिलते। तो यहाँ पे तुम लोगों को प्रो टिप दे रही हूँ, जो टॉपिक हार्ड लग रहा है तुम्हें अपनी कॉपी पे एक पेज पर नोट करते जाओ। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पेज फाइंड करना इजी रहता है, इसलिए लास्ट पेज लास्ट में ऐसे करो 3-4 पेज जो है डिवोट कर लो, उसके ऊपर हेडिंग लगाओ माय हार्ड टॉपिक्स। तुम्हें पता होना चाहिए, एक जगह पे कंपाइल्ड होने चाहिए माय हार्ड टॉपिक्स, चैप्टर 1 में ये हार्ड है, चैप्टर 2 में ये हार्ड है, चैप्टर 3 में ये हार्ड है। तो इन हैंड होनी चाहिए चीज, इन हैंड होनी चाहिए, सिर्फ बुक पे नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से हार्ड लग रहा है जो कहीं भी स्किप हो जाए। जो हार्ड लग रहा है माय हार्ड टॉपिक्स में सबसे पहले वहां पे चैप्टर वाइज जाके मार्क करो। वंस तुम्हें पता है कि ये चीज तुमको आ गई है, ये चीज तुम्हारे लिए हार्ड है, देन उस पे वर्क करना शुरू करो। देन प्रायोरिटाइज योर हार्ड टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस। अब चैप्टर 1 में मेरे बहुत सारे हार्ड टॉपिक निकल आए, मतलब मान लो मेरे 5-6 हार्ड टॉपिक निकल आए, तो उसको प्रायोरिटाइज करो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सुना हुआ है ना टीचर को बोलते हुए कि दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उससे पहले करो, उसे अपने नोट्स को साथ में खुला रखो, अपनी बुक को साथ में खुला रखो, क्योंकि टीचर्स आपको पढ़ाते पढ़ाते पूरा साल हर एक टीचर की आदत है ये बताना कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो वो चीज तो तुम लोग सुन रखे हैं ना, तो अपने हार्ड टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे पहले फिनिश कर दो, कि ये ना हो एग्जाम तक जाते जाते जो इंपॉर्टेंट था वो हमने पढ़ा ही नहीं। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर हार्ड टॉपिक्स एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस एंड कीप इम्प्रूविंग। देन इसके बाद आपको टेस्ट लेने हैं, ठीक है, टेस्ट लेने हैं, इम्प्रूव करना है एंड बहुत आपको फिर एक फ्लो में जाओगे,
पता तो हो भाई करना क्या है। जब तुम्हें पता है क्या करना है, व्हेन यू हैव द स्कीम, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे डिजायर्ड स्कोर लेने से कोई नहीं रोक सकता। देन टेक टेस्ट एंड इम्प्रोवाइज। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, चैप्टर वाइज करो पहले, ठीक है। अब जैसे तुम लोगों के हार्ड टॉपिक्स आ रहे हैं, तुम चैप्टर वाइज अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाओगे ना, तो तुम्हें और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे। अच्छा मैंने ये टॉपिक कर लिया तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट मतलब अच्छी चीज आपको समझ में आ रही है ना। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ एक नॉलेज है कि अच्छा ये रिएक्शन ऐसे होता है, अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि अच्छा ये रिएक्शन से क्वेश्चन कैसे आ रहा है एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज करो और उसके बाद सैम्पल पेपर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो। और अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट को आपने भी लीव नहीं करना है, अच्छे से आपने जो भी आपके एमसीक्यूज हैं, असर्शन रीजन है, केस स्टडी है, सब चीज़ों को अच्छे से जो है प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। सो यू नो नाउ, अब आपको भी पता है आपको क्या करना है। डन। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर पॉन्की ग्रुप। जिनको नहीं पता सिलेबस क्या है, अगर नहीं पता सिलेबस क्या है, फर्स्ट गेट टू नो द सिलेबस। सबसे पहला काम यही है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जो है इम्प्रूव होता रहता है। कई टॉपिक्स डिलीट हो जाते हैं, कई टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके इस काम को ईजी करने के लिए सिलेबस का जो लिंक है फॉर क्लास 10 एंड फॉर क्लास 12 एंड फॉर क्लास 11, जो भी हम लोग को सीबीएसई होते हैं ना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अकॉर्डिंगली अपना सिलेबस जानिए सबसे पहले, वो बहुत ज़रूरी है। दिस इज योर फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप। पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेप है आपका सिलेबस। देन गो फॉर द चैप्टर्स विद हाई वेटेज। आपको अब देखो, समय लिटरली बहुत कम है बेटा, और काम बहुत ज़्यादा है, हार्ड वर्क बहुत लगेगा, ठीक है। आपको भी इजी से कॉम्प्लेक्स की अप्रोच रखनी है। देन आपको प्रायोरिटाइज करना है, आपको वो मतलब कि चैप्टर्स पहले करने हैं जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जिनमें से ज़्यादा मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है। तो उन चैप्टर्स को पहले कवर करो, हाई वेटेज जो है वो पहले निकाल लो। देन इसके बाद आपने अपनी एनसीईआरटी को कवर करना है। बहुत बड़ी जो गलती है ना, बच्चे अपनी एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं एंड दे गो फॉर सम एक्स्ट्रा सोर्स बुक्स। एक्स्ट्रा सोर्स बुक्स की तरफ भागते हैं कि हम वहाँ से क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। अरे नहीं करना है ये सब। अपनी एनसीईआरटी को मत लीव करो, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी को क्वेश्चन, अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट को समझो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स पहले फॉलो करो एंड देन गो फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर भी बहुत अच्छी है, इसे आपको नहीं 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 किसी भी हालत में नहीं इग्नोर करना है। गो फॉर योर एनसीईआरटी, गो फॉर योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उन्हें चैप्टर वाइज कवर कीजिए। आप जिस भी चैप्टर को कर रहे हो, वॉट एवर इज योर प्रेफरेंस ऑर्डर, अब जिस भी चैप्टर को कर रहे हो उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ देखते जाओ, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। देन इसके बाद आप भी सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कीजिए, सैम्पल पेपर देखिए अच्छे से, दैट किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का हार्डनेस लेवल रहता है। तो जो सच्चाई है एग्जाम की वो माइंड में क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस चीज़ का सामना करना है। अगर आपको पता होगा तभी तो प्रिपेयर होगे ना। तो मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे डरते हैं सैम्पल पेपर खोलने से भी, पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा नहीं आया, बंद कर देंगे उसे। Don't do this. This is the biggest mistake. वो कमज़ोर कर रहा है आपको अगर आप बंद कर रहे हो सैम्पल पेपर को। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ना आने पर, भाई वो सच्चाई है कि तुम्हें नहीं आ रहा है वो करना। उस सच्चाई से भागो मत, अपने डर का सामना करो, सोचो कि क्यों नहीं आ रहा तुम्हें वो करना। अगर वो क्वेश्चन तुम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, देन गो फॉर द सोल्यूशन, गो
टू फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड करो सॉल्यूशन को, तभी तुम लोग जीतोगे ना एग्जाम में। तो एग्जाम में कैसे करोगे फिर क्वेश्चंस को सॉल्व अगर अब नहीं कर पा रहे हो और अभी उस पर भाग रहे हो। वो कंडीशन सोचो, फाइनल एग्जाम्स है, एग्जामिनेशन हॉल में तो जाके बैठना पड़ेगा ना, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ही ना, तो वहां भी क्वेश्चन पेपर बंद करके बैठोगे क्या? जिंदगी से खेल रहे हो अपनी? नो, ये नहीं करना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका सल्यूशन फाइंड करो, ना कि पूरे के पूरे सैंपल पेपर को ही बंद कर दो कि भाई नहीं मुझे तो डर लग रहा है देख के, मुझे नहीं आ रहा। ये नहीं करना है, यू डोंट हैव टू डू दिस। डर का सामना करो, डर के आगे जीत है, ठीक है? तो ये चीज आपको करनी है, आपको सैंपल पेपर अच्छे से करना है और आपको इम्प्रूव करते जाना है बाय टेकिंग टेस्ट। बहुत बड़ी गलती है टेस्ट से डरना। जिस दिन टेस्ट है उस दिन स्कूल नहीं जाएंगे, जिस दिन टेस्ट है उस दिन कोचिंग नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। टेस्ट आपके फ्रेंड्स हैं, एनिमीज नहीं। क्योंकि एक जो सच्चा दोस्त होता है वही आपको बताता है कि भाई यहाँ तू गलत है, यहाँ तू सही है, यहाँ गलत है। जो अपना नहीं है वो कभी सही और गलत की पहचान नहीं बताएगा। तो टेस्ट जो है, टेस्ट आपके फ्रेंड्स हैं, यू हैव टू टेक द टेस्ट। आपको देखना है आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको कहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो डू टेक टेस्ट, हौसला रखिए। नंबर नहीं आएंगे ना, कोई बात नहीं, आपको पता तो चला ना कि आपको कहाँ से नहीं आ रहा है। डोंट रन आफ्टर मार्क्स, रन आफ्टर योर इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रूव कीजिए, टेस्ट लीजिए, ठीक है? इसलिए मैंने स्पेशल लिखा है दैट डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेस्ट और एग्जाम्स। इनसे डरना नहीं है, इनका साथ देना है। पढ़िए, कोशिश कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। क्यों नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली आप कर पाएंगे, सभी कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं सभी बढ़िया परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम्स में। लेकिन एक सच्चाई, एक डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपने डिफाइन कर लिया आप किस ग्रुप में हैं, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, पूरा मैप आपको मैं दे चुकी हूँ। लेकिन फिर भी आपको लगता है पढ़ते पढ़ते कहीं, मान लो आपको रात को 11 बजे पढ़ रहे हो, 12 बजे पढ़ रहे हो, 1 बजे पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको यहाँ से कोई जो है कंफ्यूजन फील हो रही है, देन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ना, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अपना पूरा ध्यान इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पे रखूँगी। और जहाँ से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोई बच्चा मुझे बोल रहा है ना कि मैम यहाँ से मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इस चीज़ पे वीडियो बना दो, 110% उस बच्चे की हेल्प मेरी तरफ से की जाएगी। आप डिटर्मिन्ड रहिए, आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, मैं आपके साथ आपसे पहले खड़ी। सो स्टार्ट रिवाइजिंग, स्टार्ट स्टडिंग। और इसी वीडियो के कमेंट में आपने मुझे बताना है कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपकी हेल्प के लिए। मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, आपसे पहले मैं आपके लिए खड़ी हूँ, आपकी हेल्प के लिए।